मत भूलो कि अब मेहनत कश कंधे तुम्हारा बोझ ढोने को तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखो, बंद किले से बाहर झांक कर देखो, बर्फ पिघल रही है, बछेड़े मार रहे हैं फुर्री, बैल धूप चबा रहे हैं और एकलव्य पुराने जंग लगे तीरों को आग में तपा रहा है। ये सुनो ब्राह्मण नाम की एक कविता की कुछ लाइनें हैं। ये कविता लिखी थी मलखान सिंह जी ने और मैं हूं विनीत। आप देखना शुरू कर चुके हैं द जनहित। ये कविता हमने आपको क्यों सुनाई? जब एकलव्य अपने तीरों को तैयार कर रहा है तब मजबूरी है पक्ष और विपक्ष में बैठे नेताओं की कि वो दलित पिछड़ों के हक की बात करें, उनका हक दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन बात करें। ऐसे में संसद में बात करनी पड़ती है विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को पिछड़ों की हिस्सेदारी के बारे में। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने पिछड़े हैं उनकी हिस्सेदारी के बारे में। लेकिन जब प्रधानमंत्री कार्यालय की बात आए और पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी की बात आए तो बात होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के पद पर कौन तैनात है और जब से यह मुख्य सचिव का पद बना तब से कौन लोग उस कुर्सी पर बैठे रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो पीएस टू पीएम वाला पद है, पीएमओ में जो पीएस टू पीएम वाला पद है, उस पद का महत्व समझना बड़ा जरूरी है। यह एक ऐसा पद है जो तमाम नौकरशाह जो पीएमओ में काम करते हैं उनको ऑपरेट करता है, उनका मैनेजमेंट देखता है, तमाम वो जरूरी कागजात देखता है जिनके जरिए योजनाओं को इंप्लीमेंट किया जाता है। जिस पद का महत्व इतना बड़ा है उस पद पर कौन लोग आजादी के बाद से बैठे रहे उनका आंकड़ा भी बड़ा जरूरी है। और मजे की बात यह है जो कविता हमने सुनाई सुनो ब्राह्मण, उसमें कहा गया है ब्राह्मण, और वही ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में भारत की सत्ता पर काबिज है, उस भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण के बीच का कनेक्शन समझना चाहिए। ब्राह्मणों में भी सिर्फ एक जाति का ब्राह्मण मिश्रा कनेक्शन पीएमओ से समझना चाहिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज तक भारत में भारतीय जनता पार्टी 4 बार सत्ता में रही है, 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरी बार भी अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में मनमोहन सिंह जी के बाद 2 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बने। और मजे की बात यह है कि चारों बार पीएस टू पीएम के पद पर काबिज रहे मिश्रा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार में ब्रिजेश मिश्रा जी उनके पीएस रहे। उसके बाद दूसरी सरकार में भी ब्रिजेश मिश्रा जी ही उनके पीएस रहे। जब मोदी जी सत्ता में आए तो उनके पीएस बने नृपेंद्र मिश्रा जी। जब नृपेंद्र मिश्रा जी को वहां से हटाया गया तो राम मंदिर का मुख्य ट्रस्टी बना दिया गया। उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा जी के सेटलमेंट होने के बाद जो नए पीएस आए नरेंद्र मोदी जी के, उनका नाम है प्रमोद मिश्रा। मतलब 4 बार भाजपा की सरकार, चारों बार जो उचित व्यक्ति मिला वो मिश्रा ही मिला, ब्राह्मण ही मिला। लेकिन यह आरोप यहीं तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ आंकड़ा इतना ही नहीं है जितना आप देख रहे हैं। इससे इतर आप पाएंगे कि पीएस टू पीएम के पद पर लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो, चाहे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हो, 80% से ज्यादा मौकों पर आप पाएंगे कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही इस पीएस के पद पर कब्जा रहा। जब हमने समाजवादी पार्टी के युवा नेता राहुल यादव से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने देखिए क्या कहा। जाति जनगणना होनी चाहिए
अभी मैं बसावन इंडिया को ही देख रहा था। बसावन इंडिया ने बहुत एक अच्छी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए छापी है। आप इसमें देखेंगे कि भाजपा की जो पूर्णकालिक सरकारें रही हैं उसमें जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव रहे हैं वो एक ही जाति के रहे हैं। इस आंकड़े पर बसावन इंडिया पत्रिका में एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहां तक कि जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनके पीएन हक्सर थे जो कि खुद एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। जब बात दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी की होती है तब ईमानदारी भी कोई चीज होती है, वरना अगर आप ईमानदारी न रखें तो तमाम लोग आप पर यह आरोप लगा सकते हैं कि जातिवार जनगणना, दलित पिछड़ों के हक की बात करना आपको भारी पड़ गया। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 जगह आप बुरी तरह हारे। उसकी वजह जातिवार जनगणना पर बात करना नहीं था, उसमें आपकी नीयत पर सवाल खड़ा था। उस नीयत पर, जिस नीयत के तहत आप संसद में बात करते हैं कि हम दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करेंगे, जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जब आप सत्ता में थे तो आपने किसको वहां बिठाया? मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि उस पद पर ब्राह्मण काबिज रहे या सवर्ण काबिज रहे, इसलिए कह रहा हूं कि वो पद महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण कि आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या होगा, प्रधानमंत्री किस मंत्री से क्या डिस्कस करेंगे, कौन से पेपर पे साइन होगा, कौन सी योजना इंप्लीमेंट होगी, ये सारे डिसीजन पीएस के ही होते हैं। तमाम जो नौकरशाह काम करते हैं उनके लिए भी सारी प्लान्स, सारे डिसीजंस बनाने की जिम्मेदारी PS2 PM की होती है। तो आप खुद सोचिए कि कौन सी पार्टी कितना सीरियस है दलित पिछड़ों के हक के लिए, कितना सीरियस है उनके मुद्दों के लिए। फिर तय करिए कि चुनाव के नतीजे जब आए तो यह आरोप न लगे कि दलित पिछड़ों के हक की बात करने की वजह से कोई चुनाव में हार गया। असल में आपकी नीयत सब कुछ साफ कर देती है। जब मध्य प्रदेश में आप पिछड़ों का नाम लेके चुनाव में उतरते हैं और सवर्णों को 50% से ज्यादा टिकट बांट देते हैं, तब आपकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। और ये रिपोर्ट भी उन तमाम सत्ताधारी दलों की जो कभी रहे हैं या वर्तमान में हैं, उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करती है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसी तमाम रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।